मैं बहुत प्रोफेसर स्वरण स्वागत। सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी जुड़ गए हमारे साथ और वो भी किसी टीवी चैनल के डिस्कशन में थे, तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है स्वरण सिंह। समझना चाहेंगे अभी एम्बेसडर राजीव भाटिया और एम्बेसडर मीरा शंकर से हम लोग काफ़ी देर से समझ रहे थे। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जी, ये जो यूक्रेन और रशिया की जो क्राइसिस है, ये क्या वाक़ई में इस समय पूरे विश्व को डराकर ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व इस एक खबर को लेकर हिल गया है? तो भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है? इसको कैसे बैलेंस आउट करेंगे? पहले तो नीलू जी मैं क्षमा चाहूँगा, टेक्निकल चीज़ों से सुलझने में थोड़ा समय लगा मुझे। जी, जी। और जैसे आपने खुद कहा कि जब भी बड़ी 2 शक्तियों में तनाव होता है, इस वक़्त हम हुँ, अमेरिका और रूस की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका असर काफ़ी बड़े क्षेत्र पर, कभी-कभी पूरे विश्व पर भी हो सकता है। सबसे अच्छी उदाहरण होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय बाजार का माहौल है इस वक़्त, आप देखें कि उसमें कितनी खलबली नज़र आती है हमें, और उसका असर सीधा सभी देशों पर पड़ने वाला है। जब ऊर्जा के स्रोत को लेकर हम बात करें कि चिंताएँ हैं कि उसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो इन सब का असर तो पूरे विश्व स्तर पर होगा, पर जो जान-माल के नुकसान की हम बात करें तो वो मुझे लगता है इस वक़्त केवल उत्तरी यूक्रेन क्षेत्र में इस वक़्त उसका असर होने वाला है, और कहीं दूसरे देशों में मुझे लगता है इस तरह का सैन्य शक्ति का कोई प्रयोग नहीं होने वाला, इस्तेमाल नहीं होने वाला है। हुँ, पर ये रणनीति जो राष्ट्रपति पुतिन की है, ये लगातार पिछले 20 साल से इसी तरह से चलती आई है। तो जो पश्चिमी देश हैं, उनको शायद अच्छी समझ होनी चाहिए थी और उनको तैयार करनी चाहिए थी कि इसको किस तरह से सुलझा जाए इस तरह की रणनीति को लेकर। क्योंकि वो चाहे आप देखिए, शुरू में मोल्दोवा की बात हो, ट्रांसनिस्टर में वहाँ 1000 से ज़्यादा रूसी सैनिक पीसकीपिंग कर रहे हैं आज तक 20 साल से, मतलब 15 साल से ऊपर। फिर उसके बाद जॉर्जिया में आप देख लें कि वो साउथ ओसेशिया की बात करें, अब्खाज़िया की बात करें, वहाँ भी इसी तरह से रूस की सैन्य शक्ति ताकत वहाँ उसका प्रदर्शन सामने बना रहता है। फिर आपने क्राइमिया में देखा, और आप देख रहे हैं कि दोनबास क्षेत्र में यही वही रणनीति इस्तेमाल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में और दूसरे कई सम्मेलनों में ये हमेशा से प्रस्ताव पास होते रहते हैं कि हाँ, ये रूस का आधिपत्य इन इन क्षेत्रों में गलत है, और रूस की सेनाएँ और उनकी पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ तैनात रहती हैं, बनी रहती हैं। तो इसी तरह से ये जो अभी तक कोशिश थी कि कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके जो अलगाववादी ये उत्तरी यूक्रेन में लोग हैं, उनसे आपस में ऑटोनॉमी को लेकर बातचीत चल रही थी, वो अध्याय समाप्त हो गया। अब नया अध्याय ये आज़ादी का, स्वतंत्रता का है। ये 2 क्षेत्र जो हैं, उनको कम से कम राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक ऑर्डर के साथ एक जारी करके कहा कि ये स्वतंत्र देश हैं और हम उनको मान्यता देते हैं। जो बहुत अहम बात है वो ये कि जी। अब ये सेना जो जो इन्विटेशन पर रूस की सेना आई है उत्तरी यूक्रेन के क्षेत्र में, वो केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहेगी, यहाँ सीज़फायर लाइन है। हुँ, क्योंकि ये दोनों जो पीपल्स रिपब्लिक हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये इनका जो क्लेम टेरिटरी है वो बड़ा है। हुँ, डोनबास रीजन बड़ा है, उनका अभी सीज़फायर लाइन जहाँ उनका असल में कंट्रोल है वो कम है। क्या रूस की सेना सीज़फायर पर लाइन पर रुक जाएगी? या क्या हुँ। वो उनकी जो डिमांड है, जो उनकी उनकी अपनी मान्यता है ये अलगाववादी लोगों की कि हमारा क्षेत्र यहाँ तक जाता है, क्या नहीं, वो देखिए वहाँ तक जाएँगे? प्रोफ़ेसर स्वरण सिंह आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये और अभी एस्केलेट करेंगी? क्या इसकी आशंका हम मानकर चलें कि ये और अभी ज़्यादा एस्केलेट करेगा और रशिया किसी की बात नहीं सुनने वाला है? आपको क्या इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? नीलू, पिछले आप 20 साल या 21 साल राष्ट्रपति पुतिन के कार्यकाल को ही देखें, तो वो लगातार ऐसी कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा सेना का प्रदर्शन उन्होंने कई महीनों तक किया है, और उसके बाद एक छोटा-सा कदम उठाया है, जिसके चलते बड़े देशों को लग नहीं रहा कि इसके लिए कुछ बहुत आक्रामक रुख अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा जो प्रदर्शन था, उसके सामने ये छोटा-सा रिकॉग्निशन और कुछ 30,000 के आसपास जो बात हो रही है कि वो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ जाने वाली है, वो अपना एक छोटा कदम लगता है। पर ये लगातार पिछले 21 साल में राष्ट्रपति पुतिन ने किया है, और उनको यदि लगा कि उनका राष्ट्र हित या राष्ट्र सुरक्षा के लिए उनको आगे जाना होगा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उसमें एक नदी है जो यूक्रेन को उत्तर से दक्षिण तक पूरा बाँट देती है आधा, अ, वो उस नदी तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वो उसके बाद बिल्कुल उनका सीधा रास्ता खुल जाता है क्राइमिया के लिए।
क्राइमिया में उनको यूक्रेन से होकर नहीं जाना पड़ेगा यदि भूमि के तरीके से भूमि के ऊपर से जाने की कोशिश हो, और ब्लैक सी पर भी उनका आधिपत्य और अच्छे से हो जाएगा। तो यदि आप पिछले 20-21 साल की उनकी रणनीति को देखें तो ये बात आगे तक भी बढ़ सकती है। और ओके। खासकर जो पश्चिमी देशों का इसके प्रति रुख है, केवल वो सैंक्शंस की बात करते हैं। मेरे साथ बहुत वरिष्ठ राजनयिक बैठे हैं भारत के 2, कभी भी किसी भी उदाहरण में आप बताएं कि इस तरह की सैंक्शन का कुछ असर जमीन पर हुआ हो या नहीं हुआ। केवल कुछ ही ऐसे उदाहरण हैं जहां पूरे विश्व में एक मत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपार्थाइड को लेकर पूरे विश्व में एक मत हुआ, दक्षिण अफ्रीका को वो बदलाव लाना पड़ा वहां। ये सैंक्शंस कभी भी किसी के जो उनका तरीका है करने का काम, उसमें बदलाव नहीं ला पाएंगे, वो चाहे छोटा देश म्यांमार हो या भारत हो। और राष्ट्रपति ने इसकी तैयारी कर रखी है। 630 अरब डॉलर आज उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनके पास। इतना बड़ा रिजर्व उन्होंने तय कर रखा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो। सवाल ये उठता है स्वरण सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि जैसा अभी एम्बेसडर भाटिया ने कहा, आपने खुद भी इस बात को कहा कि जो इकोनॉमिक रिजर्व्स हैं रशिया के वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज आर्थिक सैंक्शंस उसके ऊपर लगा भी दिए जाए अमेरिका द्वारा या फिर वेस्टर्न नेशंस के द्वारा, तो रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो रशिया इज रियली नॉट इंटिमिडेटेड विद इकोनॉमिक सैंक्शंस। नीलू, ऐसा शायद कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है वो छोटी सी है। अमेरिका की अपनी आर्थिक व्यवस्था करीब 12 या 13 गुना बड़ी है रूस से, और उसके साथ जितने भी पश्चिमी देश जुड़ जाएं तो उनकी आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है, और वो काफी हद तक नुकसान नहीं तो बहुत कड़ा अंकुश तो लगा ही सकते हैं। जितने भी वित्तीय बाजार में जो संस्थान है विश्व स्तर में, उनको रूस से अलग कर सकते हैं। उनकी काफी बड़ी ताकत है रूस को परेशान करने। तो रूस के राष्ट्र शक्ति में उसकी सैन्य शक्ति और ऊर्जा शक्ति 2 चीजें बहुत अहम है, और उसको लगातार प्रदर्शन भी करता है, इस्तेमाल भी करता है। तो इसी के चलते आप देखें कि इतनी बड़ी सेना इतने बड़े समय तक उन्होंने बनाए रखी केवल प्रदर्शन के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं वो करना चाहते। तो वो ऊर्जा जो दूसरा है वो मुझे लगता है कि वो उनको जोड़ता है सारे पश्चिमी देशों के साथ। तो सेना यूरोप की परेशानी है, पर ऊर्जा उनको चाहिए उसके साथ-साथ। तो मुझे नहीं लगता कि यूरोप के देश जो एक तरह से अमेरिका की भाषा है उसी में रल-मिल जाएँगे, वो अपनी अलग से भाषा बनाना चाहते हैं। कुछ हद तक हम यहाँ तक भी बात सुनते हैं कि यूरोपीय देश शायद अपना एक अलग से यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर बनाने की कोशिश में है इस वक़्त, कि उनकी जो तालमेल है रूस के साथ वो हमेशा से अलग होना चाहिए और अलग होगा। और मुझे एक बात इसमें जोड़नी चाहिए, क्योंकि हम भारत से अभी बात कर रहे हैं, कि भारत और चीन के संबंधों में आपने देखा कि कितना तनाव है पिछले 2 साल से। पर इसी के चलते पिछले साल 44% वृद्धि हुई है आपसी व्यापार में। चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो देशों में एक क्षेत्र में तनाव बनने से ऐसा नहीं कि वो पूरी तस्वीर बदल जाती है, उनमें कई तरह के आदान-प्रदान होते रहते हैं, तालमेल बने रहते हैं। उसी तरह से यूरोपीय देशों की भी जब संकट और तनाव बना रहेगा रूस के साथ, उसके साथ-साथ तालमेल और हिस्सेदारी, साझेदारी ये सब भी बना रहेगा। पर जो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम सीखना चाहें कुछ, तो वो ये कि जैसे अभी एम्बेसडर मीरा शंकर ने भी कहा कि अमेरिका की कूटनीति में शायद कुछ नासमझी या फिर कुछ कमजोरी हमें लगता है कि नजर आई इस पूरे संकट को सामने रखे। तो क्योंकि जो भाषा में आक्रामकता थी वो शायद उसको वो कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं है इस वक्त। तो चाहे वो कितना भी बड़ी जोर से बार-बार कहें कि हम अनबियरेबल सैंक्शंस लगाएंगे और स्विफ्ट एंड इफेक्टिव एक्शन लेंगे, तो कभी-कभी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी चोट लगती है, ना केवल आपकी रणनीति पर चोट लगती है। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शायद कुछ हद तक आज जो राष्ट्रपति जो बाइडेन की भाषा है, वो हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फायर एंड फ्यूरी वाली स्पीच को याद दिलाती है। कि उसका शायद जमीन पर असर होने का कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, पर ये भाषा अपने आप में एक उनका अस्त्र माना जा सकता है। तो ये चिंताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने को लेकर, क्योंकि ये बड़ी शक्तियां यदि आपस में अपना कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक तालमेल अच्छे से नहीं रखेंगी तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा।
भारत पर भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये चिंता हमें ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए और भारत उसमें जहाँ तक योगदान दे सकता है, भारत को देना चाहिए। भारत ने शांति की बात की है, स्थिरता की बात की है, सैन्य हुँ, शक्ति पर अंकुश की बात की है और अच्छी बात है कि चीन ने भी इस तरह से कहा और कई हुँ, और भी देश भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि बातचीत से चीज़ों को सुलझाया जाना चाहिए और आखिरी 10 सेकंड में मैं ये जोड़ दूँ इसमें मुझे लगता है पिछले 20 से 21 सालों से यदि आप कोई सीख लें, तो यही होगा कि सभी राष्ट्र जो हैं वो बाद में इसके आदी हो जाएँगे कि ये पीस कीपिंग फोर्सेस अब ईस्टर्न उत्तरी यूक्रेन में रहेंगी। उम्मीद ये करते हैं कि ये आगे ना बढ़ें और कुछ और बड़ा नुकसान ना करें, इसलिए इनको यहीं रोका जाना चाहिए। पर इनको यहाँ से हटाया जाना मुझे लगता है नहीं संभव है, क्योंकि पिछली कई उदाहरणें हमें बताती हैं कि यहाँ वो पीस कीपिंग फोर्सेस रूस की पहुँच जाती हैं, फिर वो वहाँ बनी रहती हैं। तो ये बनी ओके, रहे और शांति बनी रहे, उसके साथ-साथ अब मुझे लगता है इस पर ध्यान होना चाहिए। ओके, एक यस, छोटी-सी बात ये प्रधानमंत्री इमरान खान की यात्रा को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार है ये 75 साल में कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मॉस्को बुलाया गया है हुँ, और एक तो समय काल आप देखें ऐसा है कि आपसी तालमेल किस तरह का बात किस तरह की होगी नहीं मालूम क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन का पूरा ध्यान कहीं और है और दूसरा ये कि वहाँ जाने से पहले इस्लामाबाद में इमरान खान ने कहा कि इस मुद्दे पर हम किसी तरफ भी जुड़े नहीं हैं। अब ये आप ऐसे माहौल में मॉस्को जाते हैं और कहते हैं हम किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये मुझे लगता है इसका सीधा नकारात्मक असर निकलने वाला है क्योंकि पड़ोसी बड़ा देश भारत भी यही कह रहा है और हुँ, भारत के संबंध रूस के साथ बहुत अलग है। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक़्त मॉस्को जाएँ, तो शायद उनको कुछ अलग भाषा का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये कहा जाएगा कि जो हमें आशंकाएँ थी कि रूस धीरे-धीरे उनका रुझान पाकिस्तान के साथ बन रहा है, ये मुलाकात उसको आगे नहीं बढ़ाएगी। मुझे लगता है इससे कुछ रोड़े और अटकने की उम्मीद कर सकते हैं।